Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2023 के एग्जाम में आने वाले हैं। और किसके लिए हैं ये? बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। और ये जो हैं क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने मार्क किए हैं। ये एमडीयू, आईजीयू, सीबीएलयू और केयू के इन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो ये सभी स्टूडेंट्स अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस किया है, जिसके बेसिस पे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन ई में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो रेसमिक मिक्सचर है एंड मीजो कंपाउंड्स हैं, इनका डिफरेंस कई बार आ जाता है और जो इनका डिफरेंस आता है ये 3 नंबर में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हमें पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस आने के चांसेस हैं वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। इन दोनों में से एक ही आएगा, दोनों तो साथ में नहीं आएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं 3-3 नंबर के। और अगर दोनों में ही डिफरेंस दे देंगे तो फिर बाकी क्वेश्चन कैसे देंगे? इसीलिए दोनों में से एक डिफरेंस पक्का है, तो आप दोनों पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा रेजोनेंस इफेक्ट को पूछा जाता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को भी पूछा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट को भी पूछा जाता है। या फिर क्या करते हैं कि कंपाउंड्स दे देते हैं आपको और बताते हैं कि इसमें आर इफेक्ट बताओ, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बताओ या आई इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बेसिस पे इनकी ऑर्डरिंग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कंपेयर करने की पूछ लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन सा एसिड स्ट्रोंगर है या फिर किसी और भी एसिड के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन भी बहुत बार आ चुका है और अब की बार इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। और कन्फर्मेशन के साथ साथ क्या पूछा जाता है कि जो हाफ चेयर फॉर्म होती है वो लेस स्टेबल होती है ट्विस्ट बोट फॉर्म से, ऐसा क्यों है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा और ये क्वेश्चन आपको रट के जाना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेटामेरिज्म एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये 1 या 2 नंबर में आ सकती है। मींस अगर क्वेश्चन के 2-2 नंबर के 3 पार्ट कर दिए जाए तो उसमें मेटामेरिज्म और सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकते हैं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं वेरी स्मॉल, उनके अंदर भी इनको पूछ लिया जाता है। वैसे डेफिनेशन इनकी भी पूछी जा सकती है कि रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बताओ या फिर इंडक्टिव इफेक्ट बताओ। डेफिनेशन 1-1 नंबर में किसी की भी आ सकती है। एंड लास्ट इस सेक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है उनकी स्टेबिलिटी की कंपैरिजन पूछी जाती है। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि हाफ चेयर फॉर्म होती है वो कम स्टेबल होती है, ट्विस्ट बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो इनके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, या तो ये वाला आ जाएगा या फिर ये वाला आ जाएगा। ये भी हमारा हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेक्शन में हमने देख लिया कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। रेसमिक मिक्सचर, मीजो कंपाउंड, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन, या फिर जो कन्फर्मेशन होती है हाफ चेयर फॉर्म की और ट्विस्ट बोट फॉर्म की कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, मेटाफेरिज्म, सेंटर ऑफ सिमेट्री, डिफरेंस बिटवीन एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स एंड कंपैरिजन किस चीज का? डिफरेंट फॉर्म्स की स्टेबिलिटी का। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे। नेक्स्ट सेक्शन में तो बहुत ही कम क्वेश्चन है। एक तो आइसोमेरिज्म आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगा, उसमें पूछ लेंगे आपको ई और जो जेड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कैसे होती है, इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। या फिर ऐसा आ जाता है कि 2 या 3 मॉलिक्यूल दे दिएंगे आपको और पूछेंगे कि इसके अंदर ई कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जेड कॉन्फ़िगरेशन है, और इसी के बेस पे मॉलिक्यूल दे देंगे और आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को भी पूछा जाता है। या तो इजेड आएगी या आर एस आएगी, दोनों में से एक तो पक्का है। तो ये वाली भी रट के जानी है और ये वाली भी रट के जानी है। इसके सारे रूल्स पढ़ के जाना है ताकि कोई भी गलती ना हो एग्जाम में। और जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है ये भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आता है। या तो ये पूछ लिया जाता है कि एन ब्यूटेन की कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर्स बताओ,
या फिर साइक्लोहेक्सेन के जो डिफरेंट कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको पूछ लिया जाता है। ये भी पूछ लेते हैं इनके साथ साथ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। एक आधी बार 4 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बी पॉसिबल इन ए कंपाउंड हैविंग नो कायरल कार्बन। ये भी जो क्वेश्चन है वो 2-3 साल में एक बार तो रिपीट हो ही जाता है, और ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप रफली पढ़ लेना, ज्यादा चांसेस नहीं है इसके आने के, लेकिन अगर रफली पढ़ लोगे तो आइडिया हो जाएगा। बाई चांस अगर आ भी जाए और जो ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन होता है वो आपको ना आता हो, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साहोर्स से न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर कोई भी आपको मोलिक्यूल दे देंगे, उसको साहोर्स से न्यूमैन के अंदर कन्वर्ट करना होगा, और न्यूमैन से देन फिशर प्रोजेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 साल में आ जाता है, लेकिन ये हर साल नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाएंगे कि किसी भी प्रोजेक्शन से दूसरे प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम मोलिक्यूल को। तो ये 3 जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ये तो 100% आएंगे ही आएंगे, और इनके 50-50% चांसेस हैं कि ये आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ये दोनों क्वेश्चन भी 3-3 नंबर के हो गए, और ऊपर वाले 3 या 4 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन सी में क्या क्या है। सेक्शन सी में देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो कार्बोकैटायन जो कि 3 नंबर में आता है, और कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन, जैसे कि सी सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ऊपर और नीचे, मीन्स 2 क्वेश्चन में से एक करना होता है, दोनों के 2-2 पार्ट होते हैं। तो ऐसे आता है कि या तो कार्बोकैटायन के साथ फ्री रेडिकल आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन में कार्बोएनायन के साथ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आ सकते हैं, या फिर कार्बिन या नाइट्रीन में से दोनों में से एक आएगा। तो कार्बोकैटायन में क्या पूछा जाता है, 1 नंबर का होता है कार्बोकैटायन तो, लेकिन इसको 3 नंबर का बनाने के लिए कार्बोकैटायन के साथ इसकी रीअरेंजमेंट पूछी जाती है। स्पेशली जो हर साल पूछी जाती है वो मिथाइल शिफ्ट है, इसको इसलिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है। तो कार्बोकैटायन यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कार्बोएनायन में मेनली क्या पूछी जाती है, इनकी प्रिपरेशन पूछी जाती है कि कार्बोएनायन को कैसे बनाया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी भी पूछ लेते हैं। कार्बोएनायन भी 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फ्री रेडिकल्स में क्या पूछा जाता है, फ्री रेडिकल्स में उनकी स्ट्रक्चर और उनकी स्टेबिलिटी पूछी जाती है कि फ्री रेडिकल्स कितनी ज्यादा स्टेबल होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आपको कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस, फ्री रेडिकल्स तीनों को बिल्कुल रट के जाना है, क्योंकि इसके बेस पे आपके 6 नंबर तो पक्के हैं। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो दूसरे पार्ट आते हैं उसमें क्या होता है, या तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को कंपैरिजन में पूछ लिया जाता है विद एग्जांपल, या फिर क्या होता है कि आपको 4-5 कंपाउंड दे दिए जाते हैं और उसमें पूछेंगे कि कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे 3 नंबर का पूछा जाता है। और या तो ये आ जाएंगे, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि कार्बिन है उसमें सिंगलेट और ट्रिपलेट में से कौन सी ज्यादा स्टेबल है, तो आपको कार्बिन भी लिखना पड़ेगा और सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों को लिख के, और फिर ये कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों है। अगर नाइट्रीन पूछा जाएगा तो नाइट्रीन में उसके फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पूछा जाता है हर साल, इसको भी स्टार मार्क कर देते हैं। कार्बिन भी यहाँ पे हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन, और जो नाइट्रीन का क्वेश्चन वो भी यहाँ पे 3 नंबर का हो जाता है। तो सी सेक्शन में हमें क्या करना है, कार्बोकैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल तीनों को बिल्कुल रट लेना है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को भी पढ़ लेना है कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, दोनों के एग्जाम्पल भी याद कर लेना। उसके साथ साथ जो कार्बिन है उसके 2 टाइप्स, सिंगलेट और ट्रिपलेट, दोनों को रट लेना, और जो नाइट्रीन है उसकी फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पढ़ के जाना है। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब की बार तो यही आएंगे। तो 6 नंबर आपके पक्के हैं इस सेक्शन के। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा तो रिएक्शन ही दी जाती है कि रिएक्शन बताओ कौन सी है, या फिर तो सीधा नेम रिएक्शन दे देंगे, जैसे कि कोरे हाउस रिएक्शन हो गई, वोट्स रिएक्शन, कोब्स रिएक्शन, या फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, या फिर
क्या दे देंगे कि कंप्लीट द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे देंगे, आपको उनके बीच में जो मार्क किए हुए क्वेश्चन मार्क है उनके जगह पे बताना कि वहां पे कौन सा कंपाउंड आएगा। तो अब इस सेक्शन में देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है कौन सी है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है कोरे हाउस रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन। ये तो 200% आएंगी, बाकी तो 100% आएंगी। ये तो अगर एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसमें ये दोनों पूछी जाती तो बाकी में भी यही पूछी जाती है और हर साल यही आती है, इनके अलावा कुछ नहीं आता। तो डी सेक्शन में आपको कोरे हाउस रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन रटनी है और उसके साथ साथ 2-3 साल में एक बार कोल्स रिएक्शन पूछी जाती है, हर साल नहीं आती है, ये 2-3 साल में एक बार आ जाती है। और साइक्लो एडिशन रिएक्शन कौन सी है, साइक्लो एल्केन्स की फॉर्मेशन की रिएक्शन है। तो यहाँ पे इसको साइक्लो एल्केन्स की प्रिपरेशन में विद नेम रिएक्शन पूछ लेते हैं। बाकी तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स, लेकिन कई बार नेम रिएक्शन में इसको साइक्लो एडिशन रिएक्शन के नाम से भी पूछ लेती है। तो ये दोनों तो 200% है, इसके आने के चांसेस 80% है और साइक्लो एडिशन भी 100% आएगी। ये क्वेश्चन आपको रट के जाना है। इसके अलावा जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है उसको उसकी लिमिटेशन के साथ 3 नंबर में क्वेश्चन बना दिया जाता है। ये दोनों सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन है, मीन्स ये 1.5 नंबर का है, ये भी 1.5 नंबर का है। या फिर ऐसा हो जाता है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर में कोरे हाउस रिएक्शन पूछ लेते हैं, 1 नंबर में वुड्स रिएक्शन पूछ लेते हैं, 1 नंबर में साइक्लो एडिशन रिएक्शन पूछ लेते हैं, ऐसा होता है। और जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसका, उसमें क्या पूछ लेते हैं, बेयर स्ट्रेन थ्योरी और उसके लिमिटेशंस क्या। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में हमेशा उसकी लिमिटेशन को अलग से नोट डाउन किया जाता है कि उसकी लिमिटेशंस बताओ, तो ये आपको अच्छे से याद करके जानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स, मीन्स जो स्ट्रेनलेस रिंग्स की थ्योरी है वो भी आपको याद करके जानी है। ये दूसरे क्वेश्चन में हर साल आती है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये आएगी, ये नहीं आएगी तो साइक्लो एल्केन्स की प्रिपरेशन तो बिल्कुल 100% आएगी, ये भी यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है ये 2 नंबर में भी आ जाती है, 3 नंबर में भी आ जाती है। और इसमें ये जो मैंने 4 रिएक्शंस यहाँ पे लिख रखी है, इनके अलावा कोई 5वीं रिएक्शन आज तक पूछी नहीं गई है। तो आपको सिर्फ यही 4 पढ़ के जानी है, बाकी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप यही 4 रिएक्शन कर लोगे और ऊपर वाला सेक्शन भी पढ़ लेते हो तो डी सेक्शन भी आपका पक्का क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि आपको पूरे डी सेक्शन में ये 4 रिएक्शंस ढूंढनी पड़ेंगी, क्या पता आपको मिले ना मिले। तो इसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन निकाला है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 4 रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर वाली जो 2 रिएक्शंस दे रखी हैं, C2H5Cl विद ड्राई ईथर या सोडियम विद हीट, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को आप देख लेना, यहाँ पे बनता है एन ब्यूटेन। इसके बाद AlCl3 या फिर HCl के साथ जब इस कंपाउंड को दोबारा से हीट करते हैं तो 2 प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, आइसोब्यूटेन एंड 2-ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप अभी से नोट डाउन कर लो, ये यहाँ से हो गया आपको 2 नंबर पक्के। इसके साथ साथ जो सेकंड रिएक्शन है, और एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, जो ऊपर वाली 2 रिएक्शन ये हमेशा साथ में पूछी जाती हैं और जो नीचे वाली 2 हैं वो भी साथ में पूछी जाती है। या तो ये दोनों आएंगी या फिर ये दोनों आएंगी, चारों नहीं आएंगी। इन दोनों को भी पेयरिंग में पूछ लिया जाता है या फिर इन दोनों को, जैसे कि इसमें दे रखा है इसके साथ यही पूछ रखी। तो CH3OH को अगर HI और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हीट करते तो क्या बनता है, यहाँ पे मीथेन बनेगा। और उसके बाद हम इसको क्लोरीन और HNO की प्रेजेंस में इसकी क्या फॉर्मेशन होगी इसके आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा CH3Cl प्लस HCl, वहां से CH3Cl में से माइनस कर देंगे HCl और दोबारा से Cl डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे Cl2 क्या है, एक्सेस में है, तो Cl2 बार बार इसके अंदर जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा और यहाँ पे Cl क्या जनरेट कर देगा, फ्री रेडिकल्स जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे HCls निकलते जाएंगे, ये निकल गया ये निकल गया, बहुत सारे HCl निकलने के बाद लास्ट में CCl4 की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये दोनों रिएक्शन तो आपकी हो गई। अब नेक्स्ट 2 रिएक्शंस बचती हैं,
इनको भी देखो, ये 8वां क्वेश्चन है, इसके सी सेक्शन में ये दोनों रिएक्शन पूछ रखी है, और आगे जो 9वां क्वेश्चन है उसके भी सी सेक्शन में अगली रिएक्शन पूछ रखी है। तो ऑप्शन में अगर या तो ये आपको याद करके जानी है या ये दोनों याद करके जानी है, तो 4 में से 2 रिएक्शन तो बिल्कुल रट लेना, ये तो आएंगी ही पक्का। तो यहाँ पे इनका भी आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे इनसे क्या बनता है। CH2 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 ये चेन फॉर्म में है, इसको क्या बोलेंगे 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। इसको ZnETOH के साथ अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा साइक्लोप्रोपेन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पार की जगह आएगा साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होने के बाद जब इसको NiH2 के साथ 80 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा प्रोपेन। तो ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका भी आंसर हो गया, ए और बी दोनों के पास हमें पता चल गया। यहाँ पे आएगा साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे आएगा प्रोपेन। लास्ट वाली रिएक्शन भी देख लेते हैं। C2H5COONA एक्वस को हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इससे बनेगा N-ब्यूटेन, और इसको फिर फर्दर Br2 और HNO के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन, और यहाँ से निकल जाएगा HBr। ये रिएक्शन भी जो मैंने सेकंड रिएक्शन करवाई थी उसी की तरह है। इसमें क्या था, Cl2 के साथ HNO में जब डाला था तो HCl निकल गया था और CH3Cl की फॉर्मेशन हो गई थी। और इसमें क्या है, इसमें भी HBr निकल गया और ब्रोमो ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे आपके जो चारों के चारों रिएक्शंस है उनका आंसर हो गया है। तो मैंने जितने भी सेक्शन वाइज क्वेश्चंस बताए हैं आपको ये सारे याद करके जाने हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस में से याद करने के बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मार्क्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है 29 का। तो 29 में से पूरा का पूरा 29 का मैंने पेपर बता दिया, और जो 1 मार्क क्वेश्चन वे भी बता दिए मैंने कौन से कहाँ पे आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।